इडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि गंगा के उद्गम स्थल और प्रयाग का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से प्रयाग हैं, और उसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग इस अध्याय में इस टॉपिक में पढ़ेंगे और जानेंगे। और यह टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग चैनल पर लगातार बने रहिएगा। और इसमें जो ये टॉपिक है इससे कम से कम 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर छोटे स्तर के एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। और तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में कि गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है और कैसे गंगा बनती है और इसके सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड जो हिमालय से सटा हुआ एक प्रदेश है, राज्य है, जो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी सन में ये कटकर बना है। और यहाँ से ही बहुत सारे यहाँ ग्लेशियर हैं, हिमानी है, और वहाँ से बहुत सारी नदियों के उद्गम स्थल हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि गंगा कैसे निकलती है और कैसे बनती है और कौन कौन सी इसमें नदियाँ मिलती है और आगे इनके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इन्हीं पर हम लोगों का फोकस होगा और जानेंगे इससे महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं कि बद्रीनाथ में संतोपथ हिमानी है। बद्रीनाथ में क्या है? संतोपथ हिमानी। और यहाँ से क्या होता है, इस हिमानी से एक विष्णु गंगा क्या है नदी निकलती है, और दूसरा जो है धौली गंगा, और ये दोनों आकर विष्णु प्रयाग में मिल जाते हैं। और उसके आगे जब ये चलती है तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब नदी की गहराई समान हो जाती है तो वहाँ से नए नदियों का निर्माण हो जाता है। तो अब जब ये दोनों मिल जाती है तो अलकनंदा बन जाती है, और अलकनंदा जब आगे चलती है तो उसमें क्या है कि उत्तराखंड से ही एक दूसरा नंदाकिनी नदी आती है, और नंदाकिनी क्या करती है कि नंद प्रयाग में मिल जाती है, और जहाँ मिलती है वहाँ पर नंद प्रयाग होता है। और फिर जब ये नदी अलकनंदा आगे चलती है तो क्या होता है, एक पिंडार नदी है जिसका भी उद्गम स्थल क्या है, उत्तराखंड ही है। यहाँ पे क्या होता है कि कर्ण प्रयाग में यह पिंडार नदी आके मिल जाती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जब नदियाँ निकलती है तो 3 प्रयाग का, एक विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग का निर्माण कर देती है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि इधर से इसके दक्षिण साइड से क्या होता है कि केदारनाथ है, जो एक प्रसिद्ध हिंदू का धर्मस्थल है, जहाँ पर बहुत सारे दार्शनिक लोग जाते हैं दर्शन करने। और क्या है कि यहाँ पर मंदाकिनी नदी निकलती है, और मंदाकिनी नदी जो है क्या है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आके मिल जाती है। अब आगे देखते हैं कि जब यहीं से फिर एक नदी यहाँ से निकलती है जो उत्तराखंड के ही नदी है, जो उत्तरकाशी गोमुख गंगोत्री से निकलती है, जो आगे चलकर वो भागीरथी नदी कहलाती है। और ये अपने साथ भिलंगना को लेते हुए देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। देवप्रयाग में क्या होती है, अलकनंदा से मिल जाती है। और जब ये मिलती है तो ये भागीरथी नदी भी काफ़ी बड़ा नदी है और बहाव क्षेत्र भी इसका बहुत बड़ा है। तो जब यहाँ मिलती है देवप्रयाग में, किस जगह पे, देवप्रयाग में मिलती है यह, और मिलने के बाद यहाँ से दोनों नदी की गहराई लगभग समान हो जाती है। और भूगोल में हम लोग जानते हैं कि जब नदियों की गहराई समान हो जाती है तो वहाँ से एक नई नदी का नाम बदलकर नए नदी का नाम रख दिया जाता है। तो वहाँ से जब देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ से उस नदी का नाम हो जाता है गंगा।
अब ये गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, बहाव क्षेत्र से भारत की सबसे लंबी नदी है और यह लगभग इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर यह गंगा जो है मैदानी भाग से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है और गिरती है और वहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि अब गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और इसका क्या क्या महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि स्क्रिप्ट नहीं करेंगे और वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो ऐसे हैं जो आपको कन्फर्म होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं देवप्रयाग में क्या हुआ। भागीरथी अलकनंदा से मिल गई है और इसके बाद जो नदी का नाम हुआ गंगा। तो इसी तरह से गंगा अब आगे बढ़ेगी, मैदानी भाग में जाएगी। तो अब देखते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री से निकलती है। यह भी एक हिमालय के हिमनद ही है और यमुनोत्री से निकलती है। यह निकलते हुए गंगा से मिलती है और वह गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। पहले इसका नाम इलाहाबाद ही था, अब जो है प्रयागराज इसका नाम रखा गया है। तो प्रयागराज में आके क्या करती है? यमुना मिलती है गंगा से। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई जो है 1310 किलोमीटर है। लंबाई इसका 1310 किलोमीटर है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है? तो यही यमुना है। यमुना अपने साथ 4 नदियों को लेकर आती है। अब यमुना कौन कौन सी नदी को लेकर आती है? एक तो है, सबसे पहले वह चंबल को यमुनोत्री से जब निकलती है और वह जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ चंबल नदी आकर क्या है यमुना में मिलती है। उसके बाद सिंध नदी मिलती है यहाँ पे, और सिंध नदी के बाद बेतवा और केन नदी, ये 4 नदी को लेकर काफ़ी इसका बहाव क्षेत्र बड़ा हो जाता है और इसमें गंगा में मिलती है। कहाँ? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में यहाँ मिलती है और ये काफ़ी फेमस जगह है प्रयागराज। यहाँ से क्या है, भारत के समय का भी निर्धारण होता है। यहीं के टाइम से पूरे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह कौन है? यमुना नदी है। और यमुना नदी के 4 सहायक नदियां हैं। कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। ये 4 नदी इसके सहयोगी नदी हैं और आकर मिलते हैं प्रयागराज में। अब हम लोग इधर से देखते हैं, जहाँ से उत्तराखंड का जो अंतिम भाग है वहाँ से हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा आकर, छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन नदी कितना भी छोटा हो तो फिर नदी ही है। तो रामगंगा आकर मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग से आगे मिलती है गंगा नदी में। और उसके बाद एक और नदी आती है गोमती नदी। गोमती नदी भी आती है और ये कहाँ मिलती है? ये भी मैंने प्रयागराज से पहले ही मिल जाती है। अब यहाँ गंगा का बहाव क्षेत्र काफ़ी हो जाता है क्योंकि कई एक नदियों को नदियों के पानी को लेकर गंगा आगे की ओर बढ़ने लगती है। अब इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे यह नदी जो है गंगा बिहार की ओर उत्तर प्रदेश से होते हुए, पहले उत्तराखंड से क्या हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई और उत्तर प्रदेश में वह हरिद्वार के पास आकर, हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश में ही है, जो मैदानी क्षेत्र में गंगा प्रवेश करती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है
कि गंगा सबसे पहले कहाँ पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में क्या करती है कि वो हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद वह प्रयागराज में इलाहाबाद आती है, और उसके साथ साथ इधर क्या है, इधर से भारत के माने उत्तर साइड से जो गंगा के सहायक नदियां हैं जो उत्तर दिशा से मिलती हैं और वो पूर्व की ओर बहती है, तो उत्तर दिशा से जो मिलने वाली नदी है वो है घाघरा नदी। और उसके बाद गंडक भी गंगा में आके उत्तर दिशा से मिलती है, और कोसी नदी भी भारत से उत्तर दिशा से ही मिलती है। उसके साथ साथ महानंदा भी मिलती है, कहाँ से, उत्तर दिशा से ही। ये महानंदा जो है सिक्किम के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये महानंदा नदी है, सिक्किम के आसपास क्षेत्र से आकर गंगा में मिल जाती है। ये कोसी, गंडक और घाघरा, ये तीनों के तीनों नदी जो हैं क्या है, बिहार से निकलकर, और बिहार में ही गंगा भी बिहार से ही बहती है, तो इसमें आकर ये क्या होती है, मिल जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, यह कई राज्यों को पार करके इससे गुजरती है। तो गंगा नदी जो है मुख्य रूप से क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद वह उत्तर प्रदेश से बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब 5 स्टेट से होकर वह बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ध्यान रहे कि हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि गंगा का बहाव क्षेत्र जो है कई राज्यों से है, तो 5 राज्यों से है। अब हम लोग देखेंगे आएंगे कि जो उत्तर से मिलने वाले नदियां थी उसमें था कौन कौन, रामगंगा था, गोमती था, घाघरा था, गंडक था, कोसी था, महानंदा। ये इस प्रकार से 4-5 नदियां क्या होती है, उत्तर साइड से मिलती है गंगा में, और जो बिहार में कोसी नदी मिलती है, जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को। तो छोटे स्तर पर जो एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे टीचर या एसएससी, जो छोटे स्तर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बार बार पूछा जाता है, या जो बिहार स्तर के एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि इसके दक्षिण से गंगा में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं और उसका क्या भूमिका है। तो सबसे पहले गंगा में दक्षिण साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं वो है टोंस नदी। टोंस नदी गंगा में क्या करती है कि बिहार से थोड़ा सा आसपास के क्षेत्र में वो आकर टोंस नदियां बिहार से इधर उत्तर प्रदेश में ही मिलती है, लेकिन ये टोंस नदी यहाँ डायरेक्टली दक्षिण साइड से डायरेक्ट रूप में मिलने वाली, एक तो यमुना नदी मिली है गंगा में आकर, और दूसरा मिली है कौन, टोंस नदी, और दूसरा है सोन नदी। एक सोन नदी भी जो है यहाँ पे आके गंगा से मिल जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये बिहार को जब क्रॉस करती है आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल में। तो जब यह पश्चिम बंगाल में बढ़ती है तो क्या होता है कि गंगा का बहाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया रहता है, मैदानी क्षेत्र में यह पहुंच गई रहती है, और उस समय इसके बहाव में उतना ज़्यादा तीव्रता नहीं होती है, और इस कारण से यहाँ एक ये गंगा ही आगे चल के यहाँ पे क्या होती है, एक इसका ब्रांचिंग हो जाता है, छोटा सा भाग जो आगे की ओर पहले आगे से होकर मुड़ जाती है पीछे की ओर। तो जब ये मुड़ती है और नीचे आ जाती है तो हुगली, इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं। तो अब गंगा का एक ब्रांच यहाँ पश्चिम बंगाल में मूव कर गया और एक आगे की ओर बढ़ता ही रहा। तो आगे जो गया वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इस पश्चिम बंगाल में हुगली नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हुगली नदी में एक और छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण साइड से एक नदी क्या होती है, आकर मिलती है
हुगली में, और हुगली में क्या होता है, दामोदर नदी आकर मिलती है। और यहाँ पर इसको हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में यहाँ गंगा जब मुड़ जाती है और एक जो है आगे की ओर जब बढ़ती है तो ये आगे आकर क्या होता है, पश्चिम बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में जैसे ही गंगा प्रवेश करती है तो उसका बांग्लादेश में नाम जो है पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से, पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ भी ये भी प्रश्न जो है काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी का ही नाम क्या हो गया है, पद्मा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद यह क्या होती है, सीधा नीचे आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन और वहाँ पे एक भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ के बहाव क्षेत्र में कई एक भागों में, क्योंकि जब नदी वृद्धावस्था में आती है, अंतिम चरण में होता है, तो उसके बहाव क्षेत्र काफ़ी बिखर जाते हैं और बिखरने के कारण वो डेल्टा का निर्माण कर देती है। और जब डेल्टा का निर्माण करती है तो ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, जो काफ़ी उपजाऊ है। और ये कई एक एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा है। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि चीन में ऊपर में उत्तर में जब हिमालय पहाड़ है, तो हिमालय पहाड़ के बाद जो है तिब्बत का जहाँ क्षेत्र है, जहाँ तिब्बत है, तो वहीं से एक नदी निकलती है और वहाँ चीन में जो नदी निकलती है उसको हम लोग सांपो नदी कहते हैं। चीन वाले क्या कहते हैं, सांपो नदी। इसको यह हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्रा है, हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और इसको चीन में सांपो नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इस नदी का सबसे ज़्यादा जो बहाव क्षेत्र है वह चीन के ही भाग में है। और चीन के भाग में क्या है, इसकी लंबाई जो है 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। तो अब ये नदी आगे आके क्या होती है, यहाँ मिलती है। सांपो नदी आके कहाँ मिलती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से, भारत के पूर्वोत्तर राज्य से होते हुए यह क्या आती है, अंदर की ओर जब आती है तो भारत के सीमा में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसी नदी को यहाँ हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम यहाँ हो जाता है। और यह इसका जो बहाव क्षेत्र है यह भी बहुत बड़ी और बहुत भी लंबी नदी है। और इसका बहाव क्षेत्र जो भारत में है 915 किलोमीटर का है, 915 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र है। अब यही नदी फिर धीरे आगे आकर क्या होती है, वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब ये भारतीय सीमा को पार करते हुए जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसी ब्रह्मपुत्रा नदी का ही नाम बांग्लादेश वाले लोग क्या लेते हैं, उसको यमुना नदी के नाम से पुकारने लगते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो यमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। और इस तरह से वो यहाँ मिल जाती है और मिलकर आगे चलती है। और फिर देखते हैं उत्तर साइड से ही एक जो हमारा पश्चिमोत्तर राज्य है, पश्चिमोत्तर भाग में मणिपुर या मेघालय ये सब क्षेत्र हैं, वहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बराक नदी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बराक नदी, जो मणिपुर के आसपास के क्षेत्र से निकलकर गंगा में मिलती है। और गंगा में जब यहाँ मिलती है तो गंगा फिर इसके साथ आगे बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ती है तो चांदीपुर के आसपास इस नदी बांग्लादेश के क्षेत्र में यहाँ इसको मेघना कहा जाने लगता है। गंगा को क्या कहा जाने लगता है,
मेघना, जब वह अंतिम रूप से जब बंगाल की खाड़ी में गिरती रहती है तो मेघना नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि गंगा जो है, क्योंकि गंगा के कई एक नाम है। शुरू में ये गंगा है और गंगा आगे जब चलती है तो बंगाल में इसको क्या कहा जाने लगा है कि बंगाल में भी कहीं जब ये हुगली नदी के पास के और यहाँ से यहाँ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसको कभी कभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसके नाम जो है ये यहाँ जो है नाम भागीरथी नाम से भी कभी कभी इसको पुकारे हैं और कई एक फिल्म में भी दर्शाया गया है कि इसका भागीरथी नाम भी है। तो यहाँ बांग्लादेश के कुछ स्थानीय निवासी लोग इसको भागीरथी नाम से भी, इतना थोड़ा सा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को भागीरथी नाम से भी, आगे चल के क्या है कि उसको जब ये पश्चिम बंगाल में जाती ये जब नदी बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ क्या होता है उसको पद्मा नाम से पुकारा जाता है, फिर वो आगे चल के मेघना बन जाती है। इस तरह से गंगा जो है गंगा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके उद्गम स्थल कौन है, कहाँ से गंगा बनती है, तो बहुत सारे छोटे स्तर के एग्जाम में गंगा में से पूछते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो उद्गम स्थल बहुत लोग क्या करते हैं कि गोमुख गंगोत्री मार के टिक आते हैं। तो छोटे स्तर के एग्जाम है तो ठीक है, क्योंकि गंगा जो है एक नदियों का पैटर्न है, क्योंकि गंगा का उद्गम हुआ नहीं है कहीं, ये गंगा बनी है, नदी गंगा बनी है और यह एक नदियों का पैटर्न है और बहुत सारी अपने साथ नदियों को मिलाते हुए गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो उसके साथ होते हुए, और गंगा का बृहत बहाव क्षेत्र है और इसके किनारे बहुत सारे शहर हैं, जैसे कानपुर है या हरिद्वार है, इलाहाबाद है या फिर गोरखपुर है या पटना है। इसके आगे भी बहुत सारे शहरों का निर्माण हुआ है इस नदी के किनारे और इस कारण से भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में गंगा किनारे अवस्थित प्रमुख शहर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी शहर हैं और उसकी क्या विशेषता है, इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यहाँ एक और हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब ये शुरुआत में जब यहाँ से विष्णु प्रयाग से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग जो है हिंदू धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और हर कोई को जाना चाहिए। तो पंच प्रयाग कौन कौन है? एक सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग, यही पंच प्रयाग है। यह 5 प्रयाग है और इसके बाद क्या हो गई है कि यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आगे चल के क्या हो गई है, गंगा नदी बन गई है। और यहीं से गंगा नदी आगे चल के क्या हुआ है कि अपने साथ कई एक सहयोगी नदी को लेकर आगे बढ़ती है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।